सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मर्डर किया जा रहा हो और कोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही हो। मगर मैं अब तक भी गहरी नींद में ही सोया हुआ था, क्योंकि मेरी एक खराब आदत थी, अगर मैं एक बार नींद के आगोश में चला गया तो फिर भले ही मेरे सर के ऊपर ढोल बजाओ या साउंड बजाओ, मैं नींद से नहीं उठ पाता था। मगर निशा की नींद छोटे मोटे शोर शराबे को सुनकर ही खुल जाया करती थी। तो जैसे ही उसने ये चिल्लाने की चीख सुनी तो वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसे वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती है, तो वो वेट करती है दोबारा उस चीख के सुनाई देने की। और थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज किसी औरत की लग रही थी। वो सोचने लगी कि इतनी रात को ये आवाजें कहां से और क्यों आ रही हैं। ये सवाल निशा के मन में बार बार उठने लगा। क्या बाहर कोई भटकती रूह घूम रही है? उसे डर लग रहा था, मगर क्योंकि मैं उसके पास में सोया हुआ था तो ये सोचकर उसे थोड़ा बहुत हौसला मिला, कुछ हिम्मत मिली। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। वह काफी देर तक जागती रही, लेकिन फिर से कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी, तो वह मेरे से लिपटकर सो जाती है। और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह देर तक सोने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वह बिस्तर में मुझे नहीं देखकर परेशान हो जाती है। तो वो जल्दी से उठती है, हाथ मुंह धोती है और फ्रेश वगैरह होकर मुझे बाहर ढूंढने के लिए आती है। लेकिन मैं उसे सामने ही मिल जाता हूं। दरअसल मैं नीचे यूं टहलने के लिए आ गया था, लेकिन जहां पर मेरी वो गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे की जमीन थोड़ी गीली गीली से हो गई थी। तो मैं उस गाड़ी को चेक कर रहा था कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल टपक रहा था जो जमीन पर काफी फैल चुका था। तो निशा मेरे पास पहुंचती है और मुझसे पूछती कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूं कि पता नहीं इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। कल तो अच्छी खासी मैं इसको लेकर आया ही था, लेकिन आज पता नहीं इसके क्या हो गया है। और मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे इस कार को अब मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि मैकेनिक इस गांव में था नहीं तो मुझे इसके लिए शहर जाना होगा। तो मेरी पत्नी कहती है कि अपनी गाड़ी को बाद में संभालते रहना, पहले चलो कुछ अंदर चलकर चाय नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा ठीक है देवी जी, जैसी आपकी मर्जी। अब मुझे वो थोड़ा टेंशन में देखकर मुहम फुला लेती है। तो मैं उसका मूड ठीक करने के लिए पहाड़ों के मौसम को देखकर दो चार शायरी सुना देता हूं, तो वह भी बिना कुछ कहे मेरी ओर मुस्कुरा देती है। नाश्ता पानी करने के बाद हम गांव को और पास से देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी को चलाता हूं, क्योंकि वह थोड़ी खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे चलने की वजह से उसे गांव तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए। इसके अलावा वह सड़क भी काफी पथरीली थी और घुमावदार रास्ते भी बने हुए थे। जब हम गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ पक्के मकान भी बने हुए थे, तो कुछ लकड़ी के या कच्ची मिट्टी के मकान भी वहां पर मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल भी बनी हुई थी। ऐसे ही चलते हुए जब हम एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो मेरी पत्नी की नजर एक बुढ़ी औरत पर पड़ती है, जो दूर से हमारी ओर देखकर हमको घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां बनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे जो बिल्कुल सफेद थे, और अगर उसे रात में कोई देख ले तो डर के मारे उसकी तो जान ही निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव पनप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तो मेरी पत्नी निशा उसके पास पहुंच जाती है। तो वह कहती है, चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अचानक वह दोबारा से बोलती है कि आने वाली रातें तेरे पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसने जिस अंदाज में अपने मुंह से यह बोला, यह सुनकर निशा काफी डर गई थी। डर की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठती सी महसूस हो रही थी। यह देखकर मैं अपनी पत्नी को कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर बोल पड़ता है कि साहब ये तो पागल है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत दो। इस बेचारी का सारा परिवार खत्म हो गया है तो ये पगला गई है। तो मैं अपनी पत्नी को भी वापस गाड़ी में बैठने के लिए कहता हूं, और 2-3 घंटे उस गांव में घूमने के बाद हम वापस अपने घर की ओर लौट आए। अब कुछ देर आराम करने के बाद मैंने निशा से कहा कि मुझे इस गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए शहर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई मैकेनिक है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे यह कहने के बाद निशा अकेले रहने से कुछ डर सी रही थी, क्योंकि उसे उस औरत की बात घूम घूम कर याद आ रही थी।
और रात में भी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थीं, तो उस वजह से वह थोड़ा डरी हुई थी। लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शहर की ओर आ गया, लेकिन निशा का ध्यान बार बार उस बूढ़ी औरत की कही बातों पर जा रहा था। ऐसा क्या है जो इस बुढ़ी औरत ने यहां पर देखा है, या फिर क्या वह सचमुच में एक पागल औरत है? यह सोचते सोचते निशा घर से बाहर निकलती है और पहली बार उसे यह ध्यान में आता है कि यहां पर तो एकमात्र ही मकान है, क्योंकि आसपास के जो मकान है वह टूटे हुए हैं और उनका मलबा इधर उधर बिखरा सा पड़ा हुआ है। तो उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि एक ही मकान यहाँ अकेले में क्यों है और बाकी मकान कैसे टूट गए। और भी ऐसे सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऐसे विचार करते करते वह घर से थोड़ा बाहर की ओर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई देती है, तो निशा उसे आवाज देती है तो वो महिला रुक जाती है। निशा उसके पास जाकर पूछती है कि इस एक मकान को छोड़कर यहाँ बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले यहाँ भी कोई गांव बसा हुआ था? वह औरत जवाब देती है कि कुछ साल पहले यहाँ काफी सारी आबादी हुआ करती थी, घर भी यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन फिर बाद में ये सभी वहां से निकलकर नीचे जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। निशा ने पूछा, लेकिन क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे। इस जगह पर इंदिरा नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी और कहते हैं कि आज भी वह रातों में यहां भटकती दिखाई दे जाती है। रात को चीखती है और चिल्लाती है। उस पहाड़ी औरत की बातें सुनकर निशा और ज्यादा डर गई थी। उस औरत के वापस जाते ही उसने जल्दी से मेरे को फोन लगाया और मुझसे पूछती है कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगा। मुझे उसकी आवाज घबराई और डरी हुई सी लग रही थी। यह सुनकर मुझे भी कुछ अजीब लगा कि यह घबराई हुई सी क्यों बात कर रही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वह अकेली है तो कुछ घबरा गई